कल रात को 12:30 बजे मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर सॉरी टू कॉल एट दिस आवर, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यूपीएससी प्रीलिम्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और मैं बहुत परेशान था। मुझे पता है कि ये टाइम सही नहीं है कॉल करने का, बट स्टिल मैंने आपको कॉल कर दिया क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब फ़ोन आया था उस टाइम पे मैं सो रहा था, बट उसकी बात सुन के जाग गया मैं तुरंत। मुझे ये समझ में आया कि ये सवाल तो इस बच्चे का अकेले का तो नहीं होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों का होगा। वो बच्चा एंग्सियस था, दिन भर सोच रहा था, तैयारी करना चाहता था वो यूपीएससी के लिए 2026 का प्रीलिम्स उसे देना है, लेकिन वो बहुत इतना ज़्यादा एंग्सियस हो रहा है कि ना तो उसकी पढ़ाई हो पा रही है, ना तो वो सो पा रहा है ठीक से, ना खा पा रहा है, ना पढ़ पा रहा है। और अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रहा है, आप भी परेशान हैं इस चीज़ को लेके, तो कुछ सजेशंस है मेरे जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। डू वॉच दिस वीडियो, डू अ सेल्फ असेसमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड देन डिसाइड एंड कम आउट ऑफ हिस एंजाइटी। क्योंकि एंजाइटी कुछ करे ना करे आपका अटेम्प्ट जरूर वेस्ट कर सकती है। हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन इस टाइम पे ऐसी हो कि अगर आप प्रीलिम्स देंगे तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस एंजाइटी के चलते आप अगले 20 दिन बिल्कुल ना पढ़ें, अगले 15 दिन बिल्कुल ना पढ़ें और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो ही ना पाए। तो इस चीज़ से आपको बचने की जरूरत है। सो whether you should give your UPSC prelims 2026 or not, or you should shift to 2027, this should be based upon rationality and not the anxiety. Decisions लेने होंगे सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे, क्योंकि एक बात तो ये भी तय है कि अगले 15 दिन में कुछ ऐसा आप स्पेशल नहीं कर लेंगे 2027 के लिए। बट एक बात ये भी तय है कि अगर आप मेहनत कर लेते हैं और आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो हो सकता है आप 2026 का ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो। लास्ट टाइम पे तो डर सभी को रहता है, हमें भी लगता था, सारे टॉपर्स को लगता है। ऐसा नहीं है प्रीलिम्स के टाइम पे कोई एकदम कूल होके नहीं बैठा होता। कूल होके वही इंसान बैठा होता है अक्सर जिसने कोई पढ़ाई नहीं की होती है। अगर उस इंसान को अपने फेलियर का कॉन्फिडेंस है तो वो कूल हो जाता है कि भाई मेरा तो होना ही नहीं है। तो इन ईदर वे जाएंगे तो भाई ऐसे ही दे के चले जाएंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, या फिर अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो 27 का एग्ज़ाम तो है ही है। बट अगर आपने थोड़ी भी तैयारी की है तो दिस वीडियो कैन हेल्प यू टू एसेस योर सिचुएशन एंड टेक अ जुडिशियस डिसीजन। क्योंकि अटेम्प्ट भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम डिसीजंस हमारे रैशनल होने चाहिए, मोटिवेशन के बेसिस पे नहीं होने चाहिए। एंड उस चीज़ में कुछ चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। आपको ज़रूरत है अपने आप को एसेस करने की, तो कुछ पैरामीटर्स हैं, यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन देन डिसाइड कि आपको ये एग्जाम देना है कि नहीं। सबसे पहले तो आपको ये बात पता है कि स्टैटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो आपको अपना स्टैटिक चेक करने की जरूरत है। क्या आपका 70% स्टैटिक एटलीस्ट रेडी है? ये इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा तो नहीं कि आपने सिलेबस ही 40% पढ़ रखा है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। एटलीस्ट 70%, मैं ये नहीं कर रहा 100%, 100% कोई नहीं पढ़ पाता, कोई नहीं करता, क्योंकि बुक्स इतनी है, कंटेंट इतना है। लेकिन लेट्स से अगर मेरे को हिस्ट्री पढ़ना था, लेट्स से मुझे ज्योग्राफी पढ़ना था, क्या मैंने 70% ही सिलेबस पूरा किया है? अगर मैंने ये सिलेबस पूरा किया हुआ है देन इट इज़ अ गुड थिंग स्टैटिक में। दूसरी चीज़, क्या मुझे कॉन्सेप्ट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है? जैसे कि लाइक लेट्स से वी हैव द OMO और द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये कुछ वर्ड्स आते हैं, तो क्या मैं बिना देखे एटलीस्ट ये बता सकता हूँ कि व्हाट दिस वर्ड्स हैव अ मीनिंग, इन वर्ड्स की क्या मीनिंग है? क्या मुझे ये क्लैरिटी है? क्या मुझे ये क्लैरिटी है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या डिफरेंस था, कब हुआ था, किस रीजन से हुआ था? क्या मुझे ये क्लैरिटी है कि क्रिप्स मिशन क्या था? तो अगर मुझे ये सब की भी क्लैरिटी नहीं है, अगर मुझे यूनाइटेड नेशंस के बारे में पता ही नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो कुछ बेसिक चीजें जो आपके स्टैटिक का पार्ट है, एटलीस्ट आपको उसका क्लैरिफिकेशन है कि नहीं। तीसरी चीज, लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए क्या आपके पास अपने रिवीजन नोट्स हैं, या फिर अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो क्या आपने उसे सुइटेबली अंडरलाइन एटलीस्ट कर रखा है कि मुझे इसमें से इतना ही रिवाइज करना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके हैंड रिटन नोट्स ही तैयार हो आपके पास, बट एट द सेम टाइम अगर आपने बुक से भी रिवाइज करना है तो आपने क्या उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रखा, अंडरलाइन कर रखा है, ये भी आपको चेक करने की जरूरत है। अगर आपकी ये तीनों चीज आपके फेवर में है देन दिस इज अ गुड टाइम कि आप सोच सकते हैं कि आपको 2026 के लिए एग्जाम देना, और ये चीजें है ही नहीं तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम। यू कैन थिंक फॉर 2027, बट दिस अलोन इज नॉट द पैरामीटर। द नेक्स्ट पैरामीटर इज योर करंट अफेयर्स। ये बात तो मैं मानता हूं और ये आप भी जानते हैं कि स्टैटिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन करंट अफेयर्स। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या करंट अफेयर्स हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं? कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेट करंट अफेयर से आते हैं,
कितने सारे स्टैटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो वाला स्टैटिक करंट में न्यूज में था. सच दैट अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ही वाज अपॉइंटेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. सो अगर ये चीज न्यूज में है तो पूछ सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स कहाँ पे वोट कर सकते हैं. दैट वी नो, लाइक प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स दे डू नॉट वोट. सो क्या आपको ये फैक्ट्स क्लियर हैं कि नहीं है? तो ये सारी चीजें जरूरत है कि आपने अगर अपना करंट अफेयर्स पढ़ रखा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, लेकिन एटलीस्ट क्या किसी एक सोर्स से भी कवर किया हुआ है? किया ही नहीं हुआ है, करंट अफेयर्स जीरो है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. तीसरा पैरामीटर, आपने क्या प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, क्या मॉक टेस्ट दिए हैं, ये भी देख लेना. ये नहीं दिया है चलेगा, ये नहीं किया है बिल्कुल नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना. तो एटलीस्ट क्या आपने 2011 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस कर रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, चेक करने की जरूरत है. और अभी तक अगर आपने सिर्फ मॉक ही दिया और आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम. मॉक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन बिकॉज दे टेल यू द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी. सो आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने की जरूरत है. यू नीड टू लुक एट योर प्रीवियस क्वेश्चंस. सो अभी तक अगर आपने कभी नहीं किया और अभी आप करने की सोच रहे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, तब ये प्रॉब्लम है. देन आपको अपनी सीसेट स्टैंडिंग भी देखने की जरूरत है. ऐसा तो नहीं आपने सीसेट बिल्कुल इग्नोर कर रखा है. ये आप उन बच्चों के लिए सजेशन है जिन बच्चों ने भी सीसेट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है. 2023 का पेपर सॉल्व कर लो, 24 का सॉल्व कर लो, 25 का सॉल्व कर लो, और आप ये देखो कि क्या आप एक डिसेंट मार्जिन से क्या इस पेपर को क्वालिफाई कर रहे हो, और एटलीस्ट आर यू क्वालिफाइंग. लेट्स से आप 2 में फेल हो रहे हो ना, देन सीसेट भी आपके लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है. मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक. यार अगर 2 पेपर में अगर तुम फेल हो गए, मतलब 23, 24, 25 वाले में 2 पेपर में भी फेल हो गए, 2 आउट ऑफ 3, देन जाहिर सी बात है आप हो सकता है जीएस क्वालिफाई कर लें, आप सीसेट ना क्वालिफाई कर पाएं. सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक ऑल्सो. सीसेट यू नीड टू चेक आपकी स्टैंडिंग कहाँ पे है. एक और बात, ऑप्शनल आपको चेक करने की जरूरत है. अगर आपका ऑप्शनल इस टाइम पे प्रिपेयर्ड नहीं है तो प्रीलिम्स के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी. ऑल्दो आई एम द पर्सन हु हैज़ प्रिपेयर्ड माई ऑप्शनल आफ्टर द प्रीलिम्स, बट मैं सिर्फ इसीलिए कर पाया था क्योंकि मेरा ऑप्शनल छोटा था. जैसे कि सोशियोलॉजी, अगर आपका ऑप्शनल बहुत बड़ा वाला ऑप्शनल है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये ऑप्शनल आप लास्ट में प्रीलिम्स के बाद प्रिपेयर करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. प्रिपेयर भी करना है, रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, ध्यान रखिएगा. तो ये छोटे ऑप्शनल्स के साथ तो फिर भी हो जाता है, बड़े ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए ही अच्छा खासा टाइम चाहिए. तो आपका ऑप्शनल का एटलीस्ट क्या पेपर 1 रेडी है. मैं ये नहीं कह रहा यार दोनों पेपर, एक पेपर रेडी होना चाहिए कम से कम. इज योर पेपर 1 रेडी? एंड इफ इट इज नॉट, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. लुक एट दिस. क्योंकि एग्जाम इसलिए तो नहीं दे रहे ना कि यार प्री दे दिया फिर मेंस क्वालिफाई करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता. कुछ बच्चों से मैं पूछता हूँ तो बोलते सर मैं ऐसे ही दे के चला आया था. क्यों दे के चले आए थे भाई? अटेम्प्ट क्यों वेस्ट कर दिया? भगवान ना करे अगर आपको 6th अटेम्प्ट देने की जरूरत पड़ गई तो वो आपने जो 1 अटेम्प्ट वेस्ट किया था ना, वो बड़ा खलता है. तो आपको अटेम्प्ट नहीं वेस्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है. एक और फैक्टर आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा. लेट्स से योर एज इज 28, ठीक है, एंड ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है. तो ये बच्चा जब 29 ईयर्स का होगा तो 2nd अटेम्प्ट दे पाएगा, 30 ईयर्स का होगा तो ये 3rd अटेम्प्ट दे पाएगा, 31 ईयर्स का होगा तो ये 4th अटेम्प्ट दे पाएगा, 32 में अगर इसको क्वालिफाइंग डेट के अकॉर्डिंग इसकी एज बढ़ रही होगी तो ये 5th अटेम्प्ट दे पाएगा. तो इस बच्चे को तो एग्जाम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए. इन ईदर वे तुम छोड़ दोगे तब भी तुम ये अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे, तो एट बेटर गो एंड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दिस एग्जामिनेशन. लेकिन यही चीज़ अगर आपकी एज 21 है, 22 है, इस टाइप की एज है, एंड यू कैन सेव योर अटेम्प्ट बाई एनालाइजिंग कि यस यू विल बी एबल टू गिव ऑल द अटेम्प्ट्स, सो आप उसके बेसिस पे फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको एग्जाम छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है. सो दिस शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ योर अटेम्प्ट्स लेफ्ट एंड योर एज फैक्टर. अब आपका ये 2nd लास्ट अटेम्प्ट है एंड इसके बाद आप हो सकता है एग्जाम ही ना दे पाएं या फिर एक ही बार एग्जाम दे पाएंगे, देन इन दैट केस आपको एग्जाम देना चाहिए. जाहिर सी बात है, हैव द एक्सपीरियंस, ठीक है. तो ये चीज़ है. सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. ये फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएं. सो द राइट रीजन टू डिफर टू 2027 और टू कंटिन्यू फॉर 2026 शुड बी बेस्ड अपॉन दिस फैक्टर्स. आपका स्टैटिक कितना प्रिपेयर्ड है, वेदर इट इज 70%, करंट अफेयर्स एटलीस्ट पढ़ रखा है एंड एक आध बार रिवाइज कर रखा है, प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं कि नहीं, मॉक नहीं दिया चलेगा, ये नहीं किया है नहीं चलेगा, सी सेट एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं, ऑप्शनल का पेपर 1 कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड एज एंड अटेम्प्ट
का जो वेरिएशन है. सो इफ यू आर नर्वस बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड, go and give the attempt, and if you are panicked and you are unfinished, you can avoid the attempt. A static retreat is not a defeat, it is the preparation for a certain victory. ये आपको ध्यान रखना है. एंजाइटी कॉमन है, बट डिसीजन जो है भी है ये आपका एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, जो फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे होना चाहिए, ना कि विम्स, फैंसीज, टेंशंस एटसेट्रा इन चीज़ों के बेसिस पे. So you can decide, and even you can comment me whether you are going to appear for 2026 or you are going to prepare for 2027. Comment now. एक और बात, आप में से अगर किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, you can write your condition इन factors को ध्यान में रखते हुए. You can write in the comment section. We will help you to take a proper decision.